चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं जो घर घर की कहानी है। मैंने पीछे एक वीडियो दिया था आपको जहां बताया था कि किस तरह से बुजुर्ग जो ओल्ड एज लोग हैं उनको कई बार अपना घर छोड़ना पड़ता है, ओल्ड एज होम में जाते हैं और बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपको वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आगे जल्दी ऐसा वीडियो लाऊंगा जहां इसका उल्टा होगा, रिवर्सल होगा। क्या इन्वर्स होगा? इन्वर्स ये होगा कि जहां पर अपने ही संतान को पेरेंट्स के द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और इंटेंशनली किया जाता है। इंटेंशनली ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो ये होता है, कई हजारों कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन इंटेंशनली जब किया जाता है तो क्या होता है, उनके कारण क्या होते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर में कुछ ना कुछ इस तरह का घटित होता है। तो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आए थे उस वीडियो पे और आपने कहा था कि प्लीज इसका उल्टा भी दीजिए, क्योंकि केवल ऐसा ही नहीं होता। और मैंने खुद ही आपको प्रॉमिस किया था, क्योंकि ऐसे मेरे पास लाइन से चार्ट्स है, लगभग रोज कोई ना कोई ऐसा चार्ट आ जाता है, कोई कुंडली आ जाती है जिसमें यही शिकायत होती है कि हम किसकी कहें, हमारे तो माँ बाप ने ही हमारे साथ ऐसा किया जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जो भौतिक रूप से एक गुण और दोष के आधार पर व्यवहार करते हैं अपने प्रोजेनी के साथ, अपने किड्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कुछ ऐसे इमोरल तरीके अपनाते हैं। इसका मतलब है जो अनैतिक कह सकते हैं हम, जो अच्छे नहीं होते हैं, जस्टिफाइड नहीं होते हैं, उनका सहारा लेके और अपने ही जो किड्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, संतान होती है, उसके साथ एक तरह प्रिजुडिस्ड रहते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनके जीवन पर बहुत बुरा एक इफेक्ट डालते हैं, एक प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हो सकता है हम ये कारण जो बताएंगे वो आपके साथ भी गुजर रहे हों। हर फैमिली में ऐसा होता है किसी ना किसी के साथ, ध्यान रखिए। हो सकता है एक के साथ ना हो रहा हो तो दूसरे के साथ हुआ हो। जरूर जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये बाउंस बैक होके आएगा। अगर आप चिल्ड्रन हैं तो आप भी इस वीडियो को देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो कि अनैतिक है। और क्यों करते हैं, कारण भी इसमें दिए गए होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। घर घर की परिस्थितियां इसमें बताई गई हैं। हमारे पास जो विशाल कुंडली का आता है, लगातार आता रहता है एनालिसिस का, और हम करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास बहुत लंबे एग्जाम्पल्स हैं। आप जब कहेंगे तो मैं ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने बढ़ित करके बताऊंगा कि ये क्यों हुआ, क्या कारण है। वो भी मैं आपको यहां पर कुछ स्पेसिमेन दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ क्यों होता है एस्ट्रोलॉजिकली, वो भी बताऊंगा। आप अपना चार्ट देख के भी ये वेरीफाई कर सकते हैं कि निश्चित तौर पे ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको वेराइट सब्जेक्ट्स देता हूं, एस्ट्रोलॉजिकली भी कवर करता हूं, और साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं एस्ट्रोलॉजिकली, और अलग जो हमारे मापदंड हैं उनके आधार पर रिसर्च करके। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। साथ ही साथ शेयर करिए ग्रुप्स में, क्योंकि हर घर की कहानी है ये। जो फ्रेंड है आपका, जो इस तरह से जिसको परेशान होना पड़ रहा है, उसको भी भेजिए। और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक भी करिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन आप पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो हमारा अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहां देखिए, विक्टिमाइज्ड बाय ओन पेरेंट्स। पेरेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ओन पेरेंट्स का मतलब है अपने ही पेरेंट्स के द्वारा जो विक्टिमाइज होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं अपनों को, लेकिन कई बार क्या होता है, होता उनका चेंज भी हो जाता है, इसलिए ओन लगाना जरूरी था। ओन पेरेंट्स के द्वारा जो विक्टिमाइज किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, क्या कारण होते हैं और किन परिस्थितियों में। तो चलिए, अब हम इसको पुश करते हैं फर्दर, और हम दूसरा यहां पर आपको डिटेल देते हैं।
आपको बताने के लिए हमें जरूरी है कि हम प्रॉपर आपको आइडेंटिफिकेशन करके बताएं कि क्या हम बताना चाहते हैं आपको। तैयार रहिए। देखिए, अगर हम एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दें, एक एग्जाम्पलरी, क्या है ध्यान से देखिए। बहुत जल्दी में हम आपको ये बताते हैं कि क्या परिस्थितियां होती हैं जब इस तरह का घटित होता है। देखिए, एक चार्ट बन गया हमारा, और इस चार्ट को हम पहला तो ये जो बेस है इसका वो है लियो। अभी उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, वो है लियो, क्योंकि इसको हमें दोबारा से फिर उसी पे लाना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे जिसपे हम आपको समझा सकें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लियो। सिंह, ये सिंह लग्न का चार्ट है। अब सिंह लग्न के चार्ट में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 6, 7, 8 इस तरह से आप बढ़ जाइए, और इस पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। खुद के पेरेंट्स जो होते हैं वो चार्ट से इस नंबर 4 देख रहे हैं आप, नंबर 9 और नंबर 10, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हाउसेज होते हैं। लग्न तो सब में ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह कोई भी आप करते हैं लग्न को तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं। अगर वो एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती हैं। अब ये देखिए, जब हम यहां से 1 से 12 तक हमने इसका साइन सबको प्लेस कर दिया, तो 4th हाउस में क्या देख रहे हैं? वृश्चिक है, इसका मतलब स्कॉर्पियो है। हम इसके हिसाब से जो हमने बनाया है आपके लिए, एक स्पेसिमेन कह सकते हो या एक प्रोटोटाइप कह सकते हो, उसके आधार पे जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या हुआ है। यहां पर वीनस है, ध्यान से देखिए 2nd हाउस में, यहां पर मून और राहु है, यहां पर जुपिटर है, यहां पर इन्होंने सैटर्न प्लेस किया हुआ है, ये केतु है, ये 12th हाउस में 3 प्लेसमेंट है, मरकुरी है, सन है एंड मार्स है। ये प्लेसमेंट आपके सामने बनाया गया है। अब ध्यान से देखिए, जो लग्नेश है वो कहां गया? 12th हाउस में आ गया, जल राशि में, कैंसर में, कर्क में। किसके साथ है? मरकुरी और मार्स के साथ है। मार्स यहां पर डेबिलिटेटेड हो गया है क्योंकि कैंसर में है, डेबिलिटेशन होता है इसका, और इसका डिग्री भी दिया हुआ है यहां पर 26, मार्स का 26 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब है एटमोस्ट डेबिलिटेशन इसका दिखाई दे रहा है। मरकुरी का डिग्री 25 है, और सन का जो डिग्री है दैट इज 27। ओके, 25, 26, 27। क्या अर्थ हुआ? लग्नेश 12th हाउस में गया, बुरी तरह से एफ्लिक्टेड हो गया। उसका सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट, क्योंकि टोटल लॉस का हाउस होता है 12th, एफ्लिक्टेड हाउस होता है, मेलेफिक हाउस होता है। लग्नेश 12th हाउस में चला गया, बहुत ही एफ्लिक्शन हो गया, और साथ ही साथ मरकुरी और मार्स को भी उसने एफ्लिक्ट कर दिया। अब जब एफ्लिक्शन हुआ तो ध्यान से देखिए कि यहां पर ये दोनों के दोनों देख रहे होंगे, मरकुरी और मार्स कंबस्ट हो गए हैं, क्योंकि दोनों का डिग्री सूर्य के बिल्कुल पास है, 25 और 26। तो ये क्या हुआ? पूरा का पूरा हाउस का तमाशा बन गया, 3 के तीनों प्लैनेट चौपट हो गए। अब मरकुरी यहां देखिए किस हाउस का लॉर्ड है? 2nd हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउस हैं, क्योंकि ये परिवार को भी बताते हैं, कुटुंब को भी बताते हैं, ये बड़े जो है हमारे भाई बहन वो भी बताते हैं, साथ ही रेगुलर इनकम है, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मेटलाइजेशन ऑफ विशेज है। 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दोनों हाउस का लॉर्ड कौन बना? मरकुरी, और वो कहां हो गया? 12th में चला गया, जो कि टोटल लॉस का हाउस है, वो भी कंबस्ट हो गया। शेड्यूल भी इसका बहुत कम आ रहा है मरकुरी का, यहां पर 93 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों हाउस भी खराब हो गए, और साथ ही साथ
बुरी तरह से ये कंबस्ट होके एफ्लिक्ट हो गया। अब मार्स को देखो कहां कहां का, 9th हाउस का लॉर्ड है और साथ ही साथ 4th हाउस का लॉर्ड है। क्या बात है, 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों ही जाके ये भी एफ्लिक्ट हो गए। अभी बताएंगे इनका सबका इंपैक्ट क्या होने वाला, ये भी बहुत ही एक खतरनाक परिस्थिति हो गई। यहां देखिए वीनस नीच का हो गया 2nd हाउस में। 2nd हाउस कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, फैमिली एसेट्स का होता है, आपकी सेविंग्स है। हंड्रेड्स ऑफ इसमें कवर होते हैं जो इस पर्टिकुलर उससे संबंधित है, वो बता रहा हूं आप। तो वो यहां पर एफ्लिक्टेड हो गया बुरी तरह से। कहां कहां का लॉर्ड है देख लीजिए, 10th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। एक बार फिर 3rd हाउस क्या होता है, छोटे भाई बहन, और 10th हाउस क्या होता है, फादर के लिए भी इसको हम रिलेट करते हैं 10th हाउस को। तो ये यहां पर नीच का हो गया, ये भी परिस्थिति खराब हो गई। आगे देखो 4th हाउस मदर का होता है, मून है यहां पर नीच का है, किसमें है, स्कॉर्पियो में। बुरा हाल हो गया, इसका राहु के साथ है, ग्रहण योग लग गया। इसका मतलब है कि मदर का हाउस भी चौपट हो गया। आगे देखिए जुपिटर काय में है, अपनी डेबिलिटेटेड अवस्था में है, स्थिति इसकी भी खराब हो गई। जुपिटर कुछ नहीं कर सकता। 6th हाउस वैसे ही आपको पता है आपके एडवर्सरीज का होता है, साथ ही साथ डेट का होता है, बीमारियों का होता है, आपके जितने भी आपके सफरिंग्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, सब यहीं से देखे जाते हैं। तो वहां पर जुपिटर नीच का होके लगभग कैसा हो गया, जिसको कहोगे कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी प्रपोजिशन नहीं बची। आपस में दोनों की दृष्टियां देखो, ये ऑलरेडी बताया था एफ्लिक्टेड हो चुका है, जुपिटर की भी वही हाल हो गई। आपस में जब एक दूसरे को जो एस्पेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, एफ्लिक्टेड हो गए। आगे देखिए 9th हाउस भाग्य का भाव, फादर का भाव, पिता, ये मदर का था चौपट, फादर का भाव चौपट। क्यों, सैटर्न यहां पर आप देख पा रहे हो नीच का है, एरीज में नीच का हो जाता है, नीच का है। साथ ही साथ सैटर्न ध्यान से देखो कहां कहां का लॉर्ड है, तो 6th हाउस और 11th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। अब 6 और 7th हाउस होता है मैरिज, तो मैरिज या पार्टनर या पार्टनरशिप, ये सब चला गया ये नीच का बन के भाग्य भाव में। ये भी इंपैक्ट, मैरिज भी खत्म, इधर आपका परिवार हो चुका है खत्म, मदर भी, यहां फादर भी, और ये फिर एक बार 9th में जाके इसने अपना जो बुरा करना था वो कर दिया। अब ध्यान से देखिए 10th हाउस में केतु है, अभी बताया था इसका लॉर्ड कहां है, नीच का होकर 2nd में चला गया। इसका अर्थ इस पूरे के पूरे चार्ट में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाए। तो कभी अगर ऐसा प्लैनेट, ऐसा कोई आपका चार्ट बन जाए, और भी इसमें कई हैं प्रारूप, हम अभी आपको एक बताया है, तो समझ लीजिए कि उस जो भी जब से पैदा हुआ है वो व्यक्ति, उसको अपने ही पेरेंट्स, अपना ही परिवार उसको सताने वाला है। वो कोई बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा तो बाहर जो होगा वो बाद में होगा, अपना परिवार ही उसको सताने वाला है और बुरी तरह से सताने वाला है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए बताइए, इसके लिए जिम्मेदार वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट। आपके साथ भी कुछ ऐसा गुजर रहा होगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपके पूर्व जन्म के संस्कार साथ में चल रहे हैं। पूर्व जन्म के बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपसे एक वीडियो में बात करने वाला हूं कि वो किस तरह से हमें फलित करते हैं और ये जीवन हमारा अलग अलग तरह के मोड्स में ले जाते हैं। तो पहला पॉइंट, मदर एंड फादर बिकम फो और एनिमी, बन जाते हैं, दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं अपने ही संतान से। क्यों क्यों करते हैं, पॉइंट नंबर देखते जाइए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब क्या हो गया, अरे ये मेरा बड़ा है पुत्र, ये छोटा है, ये बीच का है, उनके अपने प्रिजम्पशंस होते हैं, अपने एजम्पशंस होते हैं, अपना मानना है, अपना कुछ पता नहीं क्यों, वैसे ही कि ये तो बड़ा है, इसे तो हम बहुत प्यार, पहला है, ये तो अंतिम है, ये तो बीच का है। तो कई बार आपने परिवारों में देखा होगा इस तरह का प्रिजम्पशंस अपने आप बना लेते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में, संतान में डिफरेंशिएट करते हैं, उनको जो देने वाले सुविधाएं हैं, प्यार है, उसमें कमी और बढ़ोतरी करते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अस्वाभाविक है लेकिन करते हैं। ये मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं करता हूं, ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम ये केसेस आते हैं घरों में, पेरेंट्स देख रहे होंगे, अपने आप समझ रहे होंगे, हर
पेरेंट्स में हम नहीं कहेंगे, कोई एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, तो एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम जगह पर यह होता है। पॉइंट नंबर अगला, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर, ये विशेष बात पता चला, कोई 3 संतान है, उनमें से 2 का कलर थोड़ा सा डिफरेंट और एक थोड़ा सा व्हाइटिश हो गया, ये कलर उसका अच्छा हो गया, देखने में फैसिनेटिंग हो गया किसी तरह से, तो उसी को ज्यादा प्यार दिया जाता है, 2 को अवॉइड किया जाता है, उनको डांटा जाता है। ये भी दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब ये कलर किसी को हो सकता है ब्लैक पसंद हो तो व्हाइट को पसंद ना करता हूं, मींस कलर है, कलर से उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, वेदर इट इज ब्लैक, वेदर इट इज फेयर, कोई भी कलर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यस, कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे मेल्स को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, पुत्र पैदा हुआ है भाई, ये रोशन करेगा हमारे खानदान को, ये। और कई जगह पे क्या होता है, पुत्रियों को बहुत बल दिया जाता है, पुत्री पैदा हुई है भाई, तो फिर क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किसी एक को अवॉइड किया जाता है, उसे महत्व कम दिया जाता है। ये भी जनरली होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पुरुषों को ही बहुत महत्व दिया जाए, लेकिन हाँ सोसाइटी में ये होता है कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है अगर मेल होता है, और फीमेल को कम। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल कई घरों में ऐसा है कि फीमेल्स को ज्यादा, मीन्स अगर बच्ची हुई है तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। बात भी ठीक है, उसमें डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंसस और एनिमिटी ऑफ मदर एंड फादर। ये भी विशेष बात है, या तो फादर मदर दोनों एक को ही चूज करेंगे, जो अभी हमने कारण बताए उसको, और उसी पे सब कुछ लुटाने का प्रयास करेंगे। नहीं इसके साथ तो ये भी करना, नहीं इसको एजुकेशन भी अच्छी देनी, नहीं इसको तो बाहर भेजना, नहीं इसे तो अब्रॉड भेजना है, नहीं इसको तो ये कराना ही कराना है। या तो दोनों की कंसेंसस होगी, या फिर क्या होगा, कई बार उल्टा होता है, अगर फादर बेटी को ज्यादा चाहता है तो मदर बेटे को ज्यादा चाहती है। अगर 2 बेटे हैं तो फादर एक को ज्यादा चाहता है तो मदर दूसरे को ज्यादा चाहती है। यस, ये हुआ है आपस में, जैसे जैसे आपस के संबंध हैं पेरेंट्स के आपस में, मदर फादर के, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों में क्लैशेज होते हैं तो उनमें वहां पर भी क्लैशेज होंगे। अगर दोनों में प्यार है, बहुत ज्यादा सामंजस्य है, तो वो दोनों एक को ही प्यार करेंगे, उनकी जो सोच होगी वो भी एक होगी। तो ये भी हमारे एनालिसिस में बार बार आता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कर्मास इन लेटर लाइफ, स्टडीज, अफेयर्स, चॉइसेस एटसेट्रा। ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद जो पेरेंट्स ने चाहा वो नहीं कर पाया मान लीजिए, तो क्या होता है, तो उनके टेस्ट बदलने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं वो ज्यादा मेहनती है, उसने ज्यादा काम किया है, या मेहनती का भी कोई मतलब नहीं है, वो सक्सेसफुल है बिजनेस में। तो ये पोस्ट बात है, जब जवान हो गई आपकी संतान उसके बाद की बात है। लेकिन छोटे की जो बातें पीछे की बताई हैं उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उस पर्टिकुलर बालक का या बालिका का, क्योंकि वो ना अपना कलर बदल सकता है ना और आपकी टेस्ट बदल सकती है। लेकिन ये है, बिल्कुल ठीक है कि कर्म आज यहां से शुरू हो जाते हैं कि वहां उसने क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, पेरेंट्स के सोचने के अनुरूप कुछ किया कि नहीं किया, उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट मैरिज क्लैशेज व्हेन मोस्टली मदर्स थिंक द न्यू वाइफ एज हर कंपटीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर घरों में घटित होता है। क्या कि जब मैरिज कर दी बच्चे की और तब तक तो कहा कि हमें बहुत अच्छी बहू चाहिए, हम उसको बेटी मानेंगे और वो सब कुछ ठीक है। जैसे ही बहू घर में आई वैसे ही क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, और जो माँ होती है वो जनरली उसको अपना कंपटीटर मान लेती है। वो कहती है नहीं अब बेटा हमारी नहीं सुनता है, अब तो अपनी बहू की सुनता है। अगर ऐसा सब कुछ था तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी आपको, आप कंपटीटर। यहां एक विशेष बात, एक लाइन कही गई है, आपको याद होगा, और वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। स्त्री की ही दुश्मन होती है। जो मेल्स होते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो तो बल्कि और ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन फिर वही बात, यूनिवर्सल सोच नहीं है, कई बार उल्टा होता है। तो कहने का मतलब है उसके बाद बहुत क्लैशेज होते हैं, और वो क्लैशेज इतने बढ़ जाते हैं कि जो लड़का है बेचारा, जो मेल कैंडिडेट है, उसके लिए इतना धर्म संकट हो जाता है कि कई बार हमारे पास जो कॉल्स आते हैं उसमें वो कहते हैं हम सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि जैसे ही हम घर में घुसते हैं, पूरे दिन काम किया,
घर में घुसते हैं, दोनों तरफ से शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। सबसे पहले मां लेके बैठ जाती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। और जब हम जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के पास तो वो दूसरे तरफ की पूरी कमियां, पूरी शिकायतें सामने ले आते। क्वेश्चन ये उठता है कि मैं क्या करूं? मैं तो आपका पालन पोषण करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तो अपना जॉब करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तो अच्छा से अच्छा कर रहा हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, वहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां कई तरह के चैलेंजेस हैं, उनको फेस करता हूं, और जब घर आता हूं तो मदर और वाइफ दोनों अपना इक्वल कहते हैं, नहीं हमें तो ये चाहिए, आप कंप्रोमाइज करिए ना करिए। और तब आ जाता है कि नहीं अलग हो जाइए भाई। और तब जो मेल कैंडिडेट होता है सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति होता है, उसको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ये मैक्सिमम कहानियां घरों की बता रहा हूं मैं जो होता है। इट एंड्स इन सेपरेशन एंड सेवरल टाइम्स इन जुडिशियल केसेस। व्यक्ति बहुत कोशिश करता है मैनेज करने की, लेकिन मैनेज नहीं होता है, तो फिर कई बार ये जुडिशियल केसेस बनते हैं, डिवोर्स के केसेस बनते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। विशेष बात, सेपरेट हो नहीं पाते हैं, तब तक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है किसका? उन्हीं लोगों का, मदर्स का या पेरेंट्स का, दोनों का मिलके। अगली शादी इसकी कैसी होगी, अगली लड़की कैसी मिलेगी? देखिए आप कितनी बड़ी मौकरी है। एक के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, दूसरे के लिए पहले पूछ रहे हो। कारण उसका क्या होता है? क्योंकि आप कभी अपने में झांकते नहीं हैं, अपनी कमियां कभी देखते नहीं हैं, हमेशा आपको दूसरे की कमी नजर आती है। आप उसको कभी भी जो कहते हो ना कि एक उसको डंक मारना, उससे पीछे नहीं हटते हो। हमारे पास इसलिए तजर्बा है क्योंकि इतने एनालिसिस आते हैं। बेटियां भी बेचारी फोन करती, वो भी बताती हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ। लड़के भी हमें कॉल करते, वो भी बताते हैं। पेरेंट्स वो अपना बताते हैं। तो हमारे पास सबका तजर्बा रहता है, किसी का किसी को शेयर नहीं करते हम। यही विशेष बात है, सब कुछ हिडन रहता है हमारे पास, कैमरे की तरह सब कुछ सीक्रेट। लेकिन फिर भी हमें सब पता है कि कितने, मैं आपको 1000 एग्जांपल इसमें गिनवा सकता हूं क्या क्या होता है उनके साथ। मैं वो महत्वपूर्ण बता रहा हूं जो आप सबके साथ घटित हो रहा होगा। तो दूसरी कैसी होगी? अभी एक से डिवोर्स हुआ नहीं, अरे दूसरी क्या, आप 20 शादियां कर लोगे तब भी वही प्रॉब्लम होगी। क्यों? आप अपने आप को झांक के देखिए। आप एक अपना लाइफ पार्टनर बेटे के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए बेटी नहीं ढूंढ रहे हैं। कहते तो हैं कि मेरे लिए बेटी है, लेकिन आप एक नौकरानी भी ढूंढ रहे हैं, ये भी है। आप वो ढूंढ रहे हैं कि हमारी बात को ऐसे माने जैसे कि इसमें अपना कोई किसी तरह का सेंस नहीं है। हम जो कहें यस तो यस, नो कहें तो नो। कई बार क्या होता है कि लड़की के माँ बाप को बहुत बुरी तरह से कहा जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आपके माँ बाप ने यही सिखाया क्या? चाहे खुद अव्वल दर्जे के गंवार हों, माफ करिए लेकिन शब्द बोलना जरूरी है, चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो या पढ़े लिखे भी हो तो और कुछ ना आता हो उन्हें दुनियादारी में, लेकिन जो नया आएगा घर में सदस्य, जो भी लड़की आएगी, उसके बारे में जरूर ये कहा जाएगा तुम्हें सिखाया नहीं है। जैसे कि वो ऑलराउंडर है और वो इसीलिए पैदा हुई थी, उसे सब कुछ सीख के आना चाहिए था, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये फिर कारण क्या होते हैं कि ये निश्चित तौर पे दूसरी शादी कर दो, तीसरी कर दो, चौथी कर दो, फिर भी वो डिवोर्स ही होना है या रोज उस घर में कलेश ही होना है, वहां रोज बम फूटने हैं। ऐसे घर नरक हो जाते हैं, ध्यान रखिए। उनमें ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स होती हैं धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं, क्योंकि समय पर ना पूजा होती है ना और संस्कार होते हैं जो होने चाहिए, और इस तरह से वो घर नरक बनता चला जाता है। तो ये आप जनरली देखेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं। अच्छा, विशेष बात, इसका उल्टा यहीं पे देख लीजिए, बाद में शायद भूल जाओगे आप। जब अपनी बेटी कहीं और जाती है शादी होके, तो इसका उल्टा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? उससे कोई कुछ कहे नहीं, उसको कोई काम ना करना पड़े, वो एकदम रानी बन के रहे, उसको किसी तरह का कोई कुछ ना कहे। मापदंड कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं, इतनी जल्दी मापदंड चेंज होते हैं कि अपनी बेटी है तो ये राज रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी लेके आए तो इसको हम नौकरानी बना के रखें और हमारे इशारों पर चले। ये होता है, और इसीलिए स्त्री की दुश्मन होती है, ये कहा गया है। उनको कुछ नहीं करना है, उन्हें वही असेसमेंट करना, पूरे दिन बैठ के बस उसकी कमियों को देखना है। ये ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया, वो वैसा कर दिया तो क्यों कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये। क्योंकि जब एक बात बताइए, कोई भी लड़की
किसी और घर से आती है तो उसके संस्कार अलग होते हैं। वो क्या आपके संस्कारों को जानती है? आपको उसे बताना चाहिए ये काम आप ऐसे करते हो, ऐसे की जगह ऐसे कर लो। बैठ के एक फ्रेंड की तरह, एक बेटी की तरह समझाने का प्रयास करना चाहिए, या आपने उसको पहले इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो अपनी बेटी के लिए अलग स्तर है, अलग मापदंड है, दूसरे की बेटी के लिए अलग मापदंड है। यही कारण होता है कि अपनी सुपीरियरिटी दिखाना, खुद कुछ नहीं आए चाहे बिल्कुल गंवार हैं, जंगली हैं, कुछ नहीं आता है, लेकिन बहू से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। उसको तो हमारे स्वर्ग को, हमारे घर को स्वर्ग बनाना है, और अगर उसने नहीं बनाया तो फिर हम उसे छोड़ने वाले नहीं। ऐसा होता है। इसका इन्वर्स भी होगा। अभी ध्यान रखिए, आजकल की बहुओं का भी मैं आपको बताऊंगा, जो न्यू आते हैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैं अभी पेरेंट्स को ले रहा हूं, उनको भी लूंगा कि वो क्या क्या करती हैं। अगले वीडियो में उनको भी लूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत आ रहे हैं हमारे पास एनालिसिस कि छोटी सी बात हुई और थाने में तुरंत FIR, छोटी सी बात हुई घरेलू हिंसा, छोटी सी बात हुई 398, 376 भी कई बार और कई धाराएं। तो उनको, आजकल की गर्ल्स को ये रटे हुए होते हैं धाराएं कि हमें क्या करना है। वो अगले वीडियो में कभी हम कवर करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जेंडर बेस्ड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फैमिली, रेमेडीज डू नॉट वर्क एंड लिविंग सेपरेटली इज ओनली द ऑप्शन। घर में ही जेंडर बेस्ड बन जाते हैं ग्रुप। मम्मी के साथ सब पुत्रियां हो गई एक जेंडर, पिता के साथ मेल हो गए, या इसका इन्वर्स कर दो, पिता के साथ सभी लड़कियां हो गई, फीमेल हो गए, और मां के साथ सब बच्चे। तो ये जेंडर बेस्ड कहते हैं हम इसको। ये बन जाता है घर में ही, और घर युद्ध का मैदान बन जाता है। घर युद्ध का मैदान बन जाता है। घर में जाने की इच्छा नहीं होती है। लोग यही कहते हैं मुझसे, घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती। जब तक हम बाहर रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फील करते हैं कि हम किसी दुनिया में जी रहे हैं। जैसे ही हम घर में जाते हैं वैसे ही हमारे विरुद्ध हिंसा, तरह तरह की हिंसा शुरू हो जाती है। अब इसमें जो हमारे पास बहुत खतरनाक वाले आए हैं जो चार्ट्स, क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि बच्चे जो छोटे से हैं उनको एक ऐसे बड़े दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता है। उससे बड़े जितने भी हैं, भाई बहन या माँ बाप जो भी हैं, वो सब ऐसे, उसको कोई भी बात हुई और उसको कूटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको चारों तरफ से घेर के मारते हैं जैसे दुश्मन को मारा जाता है। अब वो छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्यों मारा जाता है पता नहीं। कई बार ये कहा जाता है शैतान है इसलिए इसकी पिटाई होती है, कई बार कहा जाता है ये इसी लायक है। पता जस्टिफिकेशन कुछ नहीं होता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने परिवार के प्रति उसके मन में इतनी कटुता फैल जाती है कि कई बार, आजकल आ रहा है, कई बार अपने घर वालों का कत्ल कर देता है, लिटरली उनको स्लेन कर देता है। या फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मन में कटुता बढ़ती चली जाती है, बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करके घर वालों को छोड़ देता है और छोड़ के आइसोलेशन में चला जाता है, किसी और अच्छी जगह पे रहता है, किसी और अच्छी सिटी में, घर वालों को पूछता नहीं। तब घर वालों के फोन आते हैं, वो तो सब लायक है, मुझे तो पूछता ही नहीं है, मुझे तो करना चाहिए था, हम तो बड़े हैं उससे। अपना भूल जाते हैं वो कि उसके साथ क्या किया है, उसको कितना पीटा है, उसके साथ कितना अन्याय किया है। नहीं सोचेंगे। अभी एक शहर से आया था मेरे पास कॉल, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम से सीक्रेसी जाती है। उसका यही था, मुझे इतना मारा, सबने इतना मारा, मुझे एकदम एक तरह से अपंग बना दिया, इतना मारा कि हमारे हाथ पैर जो है ना वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए, स्वेलिंग हो जाती थी, मुझे गठिया हो गई, मैं परेशान हो गया, मुझे इतना मारा लोगों ने, घर वालों ने, जितने भी बड़े थे। कोई क्वेश्चन नहीं किसी से कर सकता क्यों मार रहे हो, नहीं, बस आए और डंडे बड़े बड़े लेके और मारना शुरू कर देते थे। हैं तो उसको आपने अभिमन्यु की तरह घेर घेर के मारा, दुश्मन की तरह घेर घेर के मारा। उसके मन में वो सब कुछ रहा, विद्रोह रहा उसके मन में, मेहनत की उसने, मेहनत करके उसने एक अच्छा अपना जीवन बना लिया। अब बाद में आता है कि वो तो बहुत ज्यादा मन का दुराग्रही है, वो तो बात ही नहीं करता है किसी से, उसे सहायता करनी चाहिए हमारी, सहायता ही नहीं करता है।
तो उसका कहना था कि मुझे इनको मिलने का नफरत है, इनसे इनका चेहरा देखना नफरत लगता है, क्योंकि उस समय मेरी एज रही होगी 3 साल से लेके 8 साल के बीच में, जब इन लोगों ने मुझे दुश्मन की तरह मारा। क्यों मारा मुझे आज तक पता नहीं, इतना मारा। और अब जब मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूं, तब ये कहते हैं कि हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो हमारी सहायता नहीं कर रहा है, हमारे बस की नहीं रही, नहीं तो हम इनको सबको खुद अपने हाथ से मार देते। ऐसा बोलता है। ऐसा एक उदाहरण नहीं बता रहा हूं, ऐसे कई वैराइड उदाहरण हैं। तो ये क्या है? ये अन्याय है। आप क्यों किसी को इतना ज्यादा, क्यों इतना उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों उसको इतना परेशान करते हैं? इसी तरह के कई उदाहरण हैं जहां पर किसी व्यक्ति को इतना परेशान किया जाता है कि वो, उसका कोई सहारा नहीं होता है, उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है पहले, और जब वो मेहनत करता है दिन रात, और जब वो आगे बढ़ता है किसी भी तरह से, वो साधन बना लेता है, तो उससे उसके बारे में शिकायत की जाती है। कारण क्या? क्योंकि वो कारण तो किसी को पता नहीं। अब इस समय अगर माँ बाप चले जाएं, कहां? किसी ओल्ड एज होम में चले जाएं, हैं? और कहें कि वो लड़का हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, बताइए उस लड़के के मन में क्या दुराग्रह नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे कि आपने अन्याय किया हमारे साथ? भले ही आप पेरेंट्स हैं, वो क्यों आपकी सेवा करेगा? वो क्यों आपके साथ करेगा? हम मान लिया कि एथिकल वो होते हैं टीचिंग्स, लेकिन अब एथिकल में आप तो ऑलरेडी अनएथिकल हैं कि नहीं है? तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास अलग अलग तरह के, कई हजारों तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से कोई बेटी कहीं से आती है और आप उसको इतना कटुता उसके साथ करते हो, इतना कटुता करते हो कि उसका मन कट्टा हो जाता है, उसका मन दूर हो जाता है, और वो कहती है कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ इस परिवार में, क्योंकि हमारे संस्कार इनसे नहीं मिलते हैं। ये तो हमेशा डंक मारते हैं, ये कुछ भी कहेंगे उसमें एक डंक मारेंगे, ये कुछ जरूर हमें एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे, ये कभी चाहेंगे नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में उसका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो मैरिज हो जाता है सब कुछ, क्योंकि लाइफ पार्टनर ही एक दिन ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, तुम ही लोग गलत हो, तुमने हमारे साथ भी गलत किया, क्योंकि उसके साथ भी गलत किया होगा, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम जैसे चाहो करो, हमें तुम्हारा अनादर भी नहीं करना है, हम तुमसे दूर चले जाते हैं। या तो ये करता है, और नहीं तो अल्टीमेटली वो जो लड़की है, जो भी है, जो आई है किसी और परिवार से, वो छोड़ के चली जाती है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा यही है लाइफ स्टाइल, अगर यही तुम्हारा तरीका है जीने का, तो तुम्हें मुबारक, हमारी जीवन तो तुमने काफी हद तक प्रभावित कर दी। लेकिन अब इसमें कई और आयाम होते हैं, इसमें कई आयाम होते हैं, जिसमें आपका कह सकते हो आजकल जो दुराग्रह है वो दहेज के कारण होता है, कई और कारणों से होता है। तो ये 1-2 कारण से नहीं किया जा सकता है इंक्लूड, हजारों कारण इसमें शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारे पास बहुत उदाहरण है जहां मदर्स ने अपने बच्चों के विरुद्ध कोर्ट में केस किया है, एफआईआर्स कराए हैं, उनको अरेस्ट कराया है, और उनके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किए हैं, उनके पास गुंडे भेजे हैं। तो आप ये कहना बिल्कुल भी समीचीन नहीं है कि मदर्स कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। इतने एग्जांपल्स हैं, आप कहोगे मैं विवेचन करके दे दूंगा आपको विदाउट नेम्स, इतने हमारे पास में कि जहां माताएं अपने खुद के पुत्र को या पुत्री को जेल तक ले गई और उनको बोला कि नहीं, इनको दंडित करो, बगैर किसी गलत उसके, केवल प्रीजुडिस होने के कारण, क्योंकि बचपन से उससे वो चिढ़ती थी, मां उससे चिढ़ती थी, मां उसे पसंद नहीं करती थी, और इसीलिए उसका पूरा हिस्सा भी छीन लिया, उसको कई तरह से प्रभावित किया, परेशान किया। तो मां कुमाता, माता कुमाता नहीं होती, भूल जाओ, माताएं भी कुमाताएं बहुत होती हैं, परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। इसी तरह से पिता भी कुपिता होते हैं, ध्यान रखिए। कई पिताओं के हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके बच्चे कहते हैं कि इनका एक ही काम है, हम जो कमा के लाते हैं उसको बर्बाद करना, इनको गलत आदतें पड़ गई हैं, ये ड्रिंक करते हैं रोज, ये गालियां देते हैं, ये मारपीट करते हैं हम लोगों को। तो ऐसी में क्या, ऐसी स्थिति में क्या पिता और क्या माता, आपने तो अपनी नैतिकता खो दी है और हमसे नैतिकता मांग रहे हो। तो बच्चे वहां पर गलत नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। तो इस तरह से थाउजेंड्स उदाहरण है, आप कहोगे तो मैं इसकी एक सीरीज बना दूंगा और बाकायदा मैं आपको यहां चार्ट का विवेचन करके भी बता दूंगा कि देखिए ये उदाहरण ये यहां पे फिट हो रहा है, ये उदाहरण देखो यहां पे फिट हो रहा है। तो आपके साथ निश्चित तौर पे अगर ऐसा कुछ होता है तो अब इसके उपाय क्या हैं, व्यक्ति यही पूछता है।
तो देखिए, उपाय यह है कि जीवन को नरक नहीं बनाना है। हमारी नजर में केवल ये उपाय है। आप पूजा पाठ, आप कुछ भी करिए, ऐसे लोगों को जिनका मानसिकता गंदा हो जाता है उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं, और वो ये बचते हैं कि आप, अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स के पास कोई सहारा है तो छोड़ के उनसे अलग हो जाइए, और कोई तरीका नहीं। देखिए, ये मैं अल्टीमेट की बात बता रहा हूं। कोई भी ये मत सोचना कि अरे ये अपने माता पिता से अलग होने की बात बता रहे हैं, नहीं, ये लास्ट रिजॉर्ट बता रहा हूं। आप खूब सेवा करते हैं, आप नौकरी भी करते हैं, आप सो भी नहीं पा रहे हैं उनकी वजह से, घर आते ही आपको कलेश होता है, अब आपको लगता है कि अब तो ये हमें सुसाइड ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, रोज इस तरह का होता है। या आप बार बार समझा चुके हैं अपने पेरेंट्स को, नहीं मान रहे हैं, तो आपके पास एक ही तरीका है, छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, और जहां कमा रहे हो आप अपना और रिसोर्सेज बढ़ाइए, वहां पे रहिए। जब वक्त पड़े पेरेंट्स की भी आप सहायता कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। सहायता करना पेरेंट्स को हमेशा, उनकी बेइज्जती करना, उन्हें मारना पीटना कदापि ये एडवाइजेबल नहीं है। छोड़ दीजिए उस जगह को, वो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, तो ध्यान रखिए, आप एक बहुत बड़ी ओथ, 7 फेरे लेके आए हैं, आप जिसको भी लाए हैं लाइफ पार्टनर को, आपकी ड्यूटी उसके प्रति भी है, माता पिता के प्रति है तो उसके प्रति भी है। दोनों के समान अधिकार हैं, चाहे संवैधानिक रूप से ले लो, चाहे धार्मिक रूप से ले लो, कैसे भी ले लो, आपको दोनों ही निभाने हैं। यही तो आपका एग्जामिनेशन है। तो फिर उस केस में आप असेस करिए कि नहीं, हमें कहां रहना है, उनमें दोनों में व्यवहार तौलिए, कौन जस्टिफाइड है, यही आपका विवेचन लॉजिकल होना चाहिए। आपके पेरेंट्स ठीक है या आपका लाइफ पार्टनर, अगर लाइफ पार्टनर सही है तो इस पर्टिकुलर बेस पे उसे मत छोड़ दीजिए कि नहीं हम तो माँ बाप के साथ रहेंगे, वो हमारे जैसे भी हैं। नो, ये बिल्कुल अधर्म है। अगर वो आपके साथ कमिटेड है, आपके परिवार वालों के साथ करती है और फिर भी उसको परेशान किया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप 1-2 बार बात करें और अल्टीमेटली अपने आप को अलग कर लें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचता है। रोज कलेश, रोज कलेश, रोज उससे मुक्ति का और कोई तरीका नहीं। तो फ्रेंड्स, हर घर में ये परेशानियां आती हैं। आज मैंने मोटा मोटा आपको एक वीडियो इसीलिए दिया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ कारण बताए हैं। कारण हजारों और हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स हजारों हो सकते हैं, आपका उसमें स्टेप क्या लिया जाए वो भी हजारों हो सकते हैं। हमारे पास और भी कई चार्ट्स हैं जो हम बता सकते हैं आपको कि देखो एक चार्ट, चलो और मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि एक चार्ट ऐसा भी बन सकता है जहां पे ये परिस्थिति आ सकती है जो अभी हमने आपको बताई है। देखिए कैसे। दूसरा चार्ट देखिए, मान लीजिए हम अगर इसको यूं कर दें, जो अभी हमने एक चार्ट आपको बना के दिया था, ये दूसरा एक स्पेसिमेन मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे हजारों बन सकते हैं, दृष्टियां आपस में, प्लेसमेंट्स आपस में कैसे कैसे हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है, जैसे मान लो ये 1 है, इसका मतलब एरीज की कुंडली बन रही लग्न में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत शॉर्ट बचा है, बस ये देने के बाद ये वीडियो खत्म करूंगा। यहां पे देखो राहु उच्च का है, यहां पर केतु हो जाएगा, फिर है यहीं पर जुपिटर है, यहीं पर मून है, यहां पर मार्स आ गया, ये सन और मरकुरी है, ये वीनस फिर यहां आ गया और ये सैटर्न आ गया। देखिए ये एरीज की कुंडली बन गई। सैटर्न नीच का है, लग्नेश नीच का है, कहां लग्न में, इसके अपोजिट देखो ध्यान से, सन और मरकरी है, एक दूसरे की 7th एस्पेक्ट दूसरे पे स्ट्रांगली प्रभावित कर रही है। आगे देखो, आगे हमने देखा यहां पर जो 4th हाउस का लॉर्ड वो कहां चला गया, 8 में चला गया, नीच का होके, वो भी केतु के साथ। राहु की पूरी दृष्टि केतु के साथ है, इसका मतलब केतु भी यहां पर एक्सॉल्टेड है और साथ ही साथ जुपिटर भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि मून की परिस्थिति मदर वाली यहां पर बुरी तरह एफ्लिक्टेड हो गई। ये देखिए 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर कहां आ गया, अपने से 12वें में चला गया, 8th हाउस में स्कॉर्पियो में, किसके साथ, केतु के साथ। क्या हुआ, अपने से 12वें में चला गया, ये फादर हैं, ये भी प्रॉब्लम हो गया।
ये सैटर्न है, शनि देखिए लग्न में नीच का, तो फादर मदर ये क्या हुआ, फैमिली, पूरा का पूरा ये यहां डिस्ट्रॉयड हो गया, जैसा अभी पहले वाले में बताया था। तो इस तरह के कई चार्ट्स बन सकते हैं। वीनस भी यहां देख रहे हो नीच का हो रहा है, वर्गो में सेकंड हाउस का लॉर्ड है और नीच का हो रहा है। सेकंड हाउस क्या है, फैमिली, अभी बताया था पहले वाले में। इसका अर्थ यह हुआ इस तरह के कई चार्ट्स आपके सामने आएंगे, जिस कारण से हमें पेरेंट्स के द्वारा कई तरह के दुख देखने पड़ते हैं, परिवार से दुख झेलने पड़ते हैं कई, और बाद में हम कंपेल हो जाते हैं कि हमें एक डिसीजन लेना होता है, कड़वा होता है। उस डिसीजन पर कोई भी अपने कमेंट्स कर सकता है कि उसने गलत किया अपने पेरेंट्स को छोड़ के, उसके साथ और क्या गलत हुआ है वो भी तो देख लो, वो नहीं देखोगे हैं। आगे एक इस तरह से माइक पे जो आजकल चलते हैं, कई शो चलते हैं, उस पर अपनी कहानी बता देना, उस पर भरोसा मत करो, वो वन साइडेड कहानी कोई भी बना सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने को गलत मानता है, कोई नहीं मानता है। वो अपने को हमेशा अपना पक्ष मजबूत रखना चाहता है, दूसरे के पक्ष को कमजोर करना चाहता है। तो उसका जब तक वास्तविकता आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप नहीं जान सकते हो। ये वास्तविकता काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकती है, क्योंकि वो तो चार्ट बोलेगा आप कैसे हैं। आप कितने भी कहते रहो हम बहुत महान हैं, हम तो देख के बताते हैं आप महान नहीं हो, आप ये काम करते हो, आप ऐसा ऐसा करते हो, आपका नेचर ये है, आपका गुस्सा इतना ज्यादा है, आप इतने इरिटेटिंग हो, आप इतने फ्रस्ट्रेटिंग हो, आपके साथ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। कहने का अर्थ यह है कि ये सब कुछ बता देता है आपका नेचर क्या है। या आप सामने बैठे हो तो आपके हेड को देख के, फोरहेड को, आपके फोटोग्राफ को देख के हम सब कुछ बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। आप कितना भी महान बताते रहिए कि मैंने दुनिया को तारा है या मैं ईश्वर हूं, नहीं, छुप नहीं सकता है। इसी तरह आपके हाथ की रेखाएं बता सकती हैं, आपके शरीर का पूरा समुद्र विज्ञान इसीलिए लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब अपने को हर आदमी महान दिखाता है, कोई अपने को गलत नहीं ठहराता है। हजारों तरह की परिस्थितियां एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसमें डिसीजन आपको लेना है बुद्धिमानी से। अपने जीवन को जो मात्र 60 से 70 साल के बीच का है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको कैसे जीना है, इसी तरह के क्लेशों में जीना है, परेशानियों में जीना है, या फिर क्या करना है ये आपको देखना है, और या फिर किसी से अच्छी एडवाइस लेके आप डिसीजन लीजिए, वही आपके लिए ठीक है। अदरवाइज तो जीवन नरक बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जो माँ बाप कहते हैं हम अपने पुत्र की शादी कर रहे हैं या पुत्र की शादी करके एक बेटी लाएंगे, उनको पता नहीं एक महीने बाद ही क्या हो जाता है कि उस बेटी में सब दुर्गुण दिखने लगते हैं। बेटियां होती भी ऐसी कई हैं जिनमें दुर्गुण होते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होते उनमें भी कई बार दिखने लगते हैं, और वो उसको एकदम सुई के नोक से निकालना चाहते हैं कि हम जैसा सोचें तुरंत हो जाए, हम जैसा कहें तुरंत हो जाए, हम जैसा कहें तब खड़े हो जाओ, हम जब कहें तब बैठ जाओ, हम जब कहें तो वो काम करो, हमारे इशारों पे एक ऐसे काम करो जैसे कि कोई कौन करता है, वो नाचने वाली गुड़िया जो इशारे से नचाई जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने को भी तो देखिए, आपने ऐसा किया था क्या? विशेष बात, ऐसी कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी सास के साथ कभी बैठती नहीं, उनके साथ उनके युद्ध हो चुके होते हैं, उनके साथ महायुद्ध, उनकी सूरत देखना पसंद नहीं करती, लेकिन बहू से वो ये चाहेंगे कि हमारा पूरा सत्कार करो, हमारा पूरा, क्योंकि हम आपकी सास हैं। उससे क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। पूछे कि तुमने अपनी सास के साथ क्या किया था, तुम्हारा क्या व्यवहार रहा था, तुमने अपने पति के साथ क्या व्यवहार किया, तुमने अपनी संतान के साथ क्या, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा, क्योंकि उनमें लड़ने का महारत है। वो एकदम उद्विग्न हो जाएंगे, लड़ना चिल्लाना शुरू कर देंगे, और वहां से आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे, बंद करना पड़ेगा। तो ये कहानी है घर घर की जो मैं देख रहा हूं। ये कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बार बार कह रहा हूं, कई महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सुलझी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वो हर जगह है, बिल्कुल नहीं। कई महिलाएं इतनी सुलझी हुई होती हैं कि जो बाहर से दूसरी अपनी बहू लाती हैं बच्चे के लिए, उसको अपनी बेटी से ज्यादा वास्तव में प्यार करती हैं। हाँ, ये भी देखा है, ऐसे चार्ट्स भी मेरे पास आए। अपना उन्होंने खाना पीना सब कुछ सीमित कर दिया, लेकिन बहू को कराएंगे और बहू के लिए सब कुछ, ये हमारी बेटी से बढ़कर है। ऐसे भी हैं, लेकिन उनकी संख्या निश्चित तौर पर कम है, बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे आप समझ गए होंगे, बहुत ही हमारे बहनों के काफी
मैसेजेस थे और बहुत लड़कों के थे कि हम क्या करें, आप प्लीज इस पर वीडियो दीजिए। तो आप समझ गए होंगे निदान अलग अलग होते हैं, अलग अलग चार्ट के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। आप कैसे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, आप जॉब करते हो, खेती करते हो, व्यवसाय करते हो, बाहर हो, घर पे, उस आधार पे आपको रेमेडीज दी जाती हैं। रेमेडीज यूनिवर्सल नहीं हो सकती। तो ये एक तो रेमेडी मैंने आपको यूनिवर्सल बता दी कि उस समय आप अलग हो जाओ, अनादर करने के बजाय अलग हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ये यूनिवर्सल रेमेडी। बाकी हर व्यक्ति के लिए उसके रिसोर्सेस के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग रेमेडीज होती हैं, जो कि देख के ही बताई जा सकती हैं। ऐसे यूनिवर्सली नहीं बताई जा सकते कि ये एक मूल मंत्र या ये संजीवनी बूटी ऐसे खा लो और सब कुछ आपका हो जाएगा। एक बूटी नहीं होती उसके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो गया निश्चित तौर पे, लेकिन हमें ये कवर करना था सब कुछ, मजबूरी होती है तभी वीडियो लंबा होता है। आपने ये वीडियो देखा धैर्य से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको जल्द ही देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।